नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आखिर वो वक्त आ ही गया जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे थे। राजनीतिक गलियारों में अभी तक चर्चा चल रही थी कि पश्चिम बंगाल के रण में जहां बीजेपी पूरा जोर आजमा रही है, वहां बीजेपी सबसे बड़े स्टार प्रचारक यानी योगी आदित्यनाथ को कब उतारेगी, यह सवाल था। और इस चीज का इंतजार अब खत्म हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में बजट सेशन के बीच ही 2 मार्च को एक दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल होंगे। साफ है, योगी के निशाने पर ममता बनर्जी रहने वाली है। भले ही पश्चिम बंगाल के चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार अपने कुनबे को मजबूत करने का मिशन चला रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार पश्चिम बंगाल में जुटे हुए हैं। इस बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पश्चिम बंगाल में जाने के मायने क्या हैं, यह समझने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का असर ऐसा हुआ कि नतीजे बदलते हुए नजर आए थे। अब बिहार हो गया हिंदी भाषा बोलने वाला प्रदेश। दूसरा एग्जाम्पल है हैदराबाद का निकाय चुनाव, जहां योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद बीजेपी को जबरदस्त बढ़त देखने को मिली थी। इसी के साथ चुनावी आंकड़े भी यही कहते हैं कि चुनाव में योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी ने जब जब दांव लगाया है, उसको फायदा ही हुआ है। इसके साथ ही अब यह सवाल उठता है कि योगी के इस दौरे का कितना असर बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा। यह समझने के लिए अगले 1 घंटे की हमारी पूरी बहस होने वाली। इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंगाल पहुंचने से क्या बड़ा दांव बीजेपी खेलने वाली है और क्या बड़ी तैयारी बीजेपी ने कर रखी है पश्चिम बंगाल को केंद्र में रखते हुए। क्योंकि गैर हिंदी भाषी राज्य है, इसमें तमाम समीकरण कुछ ऐसे हैं जो कि अन्य राज्यों में नहीं है, जैसा कि लेफ्ट का दखल, ममता बनर्जी का दखल और इसके साथ ही तमाम ऐसे सियासी आंकड़े जो कि ध्रुवीकरण की राजनीति को भी कई बार नकारते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या ऐसे समीकरणों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचारक की भूमिका में उसी रोल में नजर आएंगे जिस तरह से बिहार में नजर आए थे? पश्चिम बंगाल के रण में योगी मालदा में बीजेपी की जनसभा को एक संबोधित करेंगे और मालदा में सीएम चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव में योगी का यह पहला दौरा है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हमलावर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के मालदा का दौरा करेंगे और 2 मार्च को सीएम योगी मालदा के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस कार्यक्रम की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और साथ ही एक परिवर्तन रैली होनी है, उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और इसके मायने क्या हैं? इसके सियासी मायने ये हैं कि जिस तरह से अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पर स्ट्राइक रेट 66% के आसपास रहा, जहां जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया था। वो हम क्यों कह रहे हैं? 17 जिलों के लगभग 75 विधानसभाओं को संबोधित किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में, और उसमें से लगभग 50 सीटें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितवाई भी हैं। मतलब स्ट्राइक रेट 66% के आसपास रहा। इसीलिए कहने में यह गुरेज नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचारक की भूमिका में वहां पर नजर आए थे। और शायद इसीलिए बीजेपी को बहुत ज्यादा भरोसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व और चेहरे पर है। अब जब 2 तारीख को पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, वहां पर जाने के बाद वो जिस तरह से गरजेंगे, जिस तरह से अपनी बातों को रखेंगे और जिस तरह से बेबाकी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, उसका क्या असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, यह एक बड़ी बात होगी। इसकी एक बानगी विधान परिषद में भी देखने को मिली है। विधान परिषद में भी उन्होंने कृषि बिल को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि जो लोग गमले में धान उगाने की बात करते हैं, गमले में धान उगाने की चर्चाएं करते हैं, वो लोग हमें कृषि बिल के बारे में ज्यादा ज्ञान ना दें। और उन्होंने ये भी कहा कि जिसको जैसी भाषा समझ में आएगी उस भाषा में हम समझाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक व्यक्तित्व है वो तो बिल्कुल साफ है कि वो अपनी बातों को बिना किसी लाग लपेट के बोलते आए हैं। और इसका फायदा पश्चिम बंगाल में कितना मिलने वाला है, इस समीकरण के साथ इसको जोड़कर देखा जा सकता है। और इस पूरी की पूरी बहस पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार आपको उनसे रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ विमल सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। अजय अरोड़ा है, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। सुमित मल्होत्रा नेता टीएमसी हैं, ये यहां पर तृणमूल कांग्रेस का पूरा यहां पर पक्ष रखेंगे। आरबी उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रेखा राव है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले विमल जी आपके ही पास आते हैं, इतना भरोसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर क्यों है? क्या बिहार चुनाव की इसमें भूमिका है कि जिस तरह से वहां पर स्ट्राइक रेट देखने को मिला कि 17 जिलों की 75 विधानसभाओं में गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसमें से 50 सीटें आपके खाते में आई थी, इसका भरोसा है क्या?
देखिए आलोक शुक्ला जी, योगी आदित्यनाथ जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश बना है। इसके साथ साथ जो है हमारे बड़े चेहरे हैं योगी आदित्यनाथ जी, जहां जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल होती है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करती है। जिस तरीके से आपने देखा कि ममता बनर्जी जी जिस तरीके से बौखला रही हैं, उनको जो डर सता रहा है वो सामने दिखाई दे रहा है। वो क्या बोल रही हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। आपने देखा, एक मैंने वीडियो वायरल हुआ था, का छी छी का ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस लैंग्वेज में वो बात कर रही हैं। और इनका जो बौखलाहट है वो तो लोकसभा के चुनाव में दिखाई दे दिया था, जिस समय भारतीय जनता पार्टी को जो है 40% से ऊपर जो है उनको मार्जिन मिला था। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमारी जो भी रैलियां हो रही है, प्रधानमंत्री जी की रैली हुई है, अमित शाह जी की रैली हो रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिन प्रतिदिन बंगाल के दौरे पर रह रहे हैं, तो उसमें जो है जो भीड़ और जो संख्या दिखाई दे रही है उससे ममता बनर्जी जी बौखला रही हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है हमारे नेतृत्व करता है। योगी आदित्यनाथ जी जहां भी जाते हैं, आपने देखा कि हैदराबाद में नगर निकाय के चुनाव में जो है योगी आदित्यनाथ जी जब अपना जो है रैली किए थे, उस रैली के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को एक बहुमत हासिल करने को मिला था। और बिहार के चुनाव में आपने देखा था कि लगभग 75 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 50 सीटें जीती थी, जहां योगी आदित्यनाथ जी जो है वो अपना जो है प्रचार किए थे। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी को डर हो गया है। ममता बनर्जी डर रही हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वो एक तुष्टीकरण की राजनीति लेके आई थी। उन्होंने जो है मां, माटी और मानुष के नाम पे जो है 10 साल से जो एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, बंगाल की जनता जान गई है कि ये अब इनके बस का नहीं है। और बंगाल की जनता जो है परिवर्तन के मूड में है। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जी इतनी सहमी हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 130 कार्यकर्ताओं को उन्होंने मरवा दिया। इसके साथ साथ जो है जो पुलिस प्रशासन का वो दुरुपयोग कर रही हैं, वो बहुत गलत है। आपने देखा, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पुलिस का इस्तेमाल जो जिस तरीके से किया जा रहा है वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी के रूप में लिया जा रहा है, तो ये बहुत गलत चीज है। आपने देखा भारत सरकार की योजना जो है बंगाल में लागू नहीं की जा रही है। तो इससे ममता बनर्जी जी का जो भय है ना, जो उनको लग रहा है कि 2021 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें उनकी हार साफ दिखाई दे रही है और दिन प्रतिदिन उनका मानसिक संतुलन जो है वो गिरते जा रहा है। मुझे तो डर सता रहा है कि ममता बनर्जी जी चुनाव के पहले कहीं अपना मानसिक संतुलन खो ना बैठे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुमित जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, जिस तरह से इन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि ममता बनर्जी को डर है, उनको लग रहा है कि उनकी सत्ता हिल सकती है, उनके हाथ से उनकी कुर्सी जा सकती है, आपको इस दावे में कितनी सच्चाई नजर आती है? मेरे को इस दावों में तो बिल्कुल ही गलत बातें कहते हैं, तो इनका काम ही यही है भारतीय जनता पार्टी वालों का कि गलत अफवाहें फैलाना हर जगह कि ममता दीदी डर गई हैं, उन्हें साफ दिख रहा है उनके चेहरे पे। तो अभी सबसे पहले इन्होंने एक बात कही थी, सबसे नंबर 1 कहना चाहूंगा कि ये डरी हुई बातें जो कहते हैं, कोई डरा नहीं है। ठीक है, आप लोगों को भी चुनाव लड़ना है, आके लड़िए। सब जने स्वतंत्र है, हर जना चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। और जिस तरीके से लोग चुनाव लड़ते हैं, अपने सीबीआई और एक 2 इनकी एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां, उनको भी लगा करके लोग चुनाव लड़ते हैं, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी। और वहां पे किस तरीके से लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो सब जनता देख रही है। आने वाले समय में इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और जैसे इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की बात करी है कि वहां जहां जाते हैं वहां लोग सीट जिता के आते हैं, तो ये लोग क्या नाम है, अभी पंजाब में क्यों नहीं गए, वहां की बात क्यों नहीं करते हैं? पंजाब में लोग सुपा साफ हो गया इनका नगर निगम में, ये वहां की बात नहीं करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश का हाल क्या हो रहा है वो इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, हत्याएं होती चली आ रही हैं, तो इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत बढ़िया है जहां जाते हैं। और रही पश्चिम बंगाल की बात, तो पश्चिम बंगाल में 10 साल का शासन उन्होंने दीदी ने करा है और अच्छा ही करेंगे। और आने वाले समय में जो अप्रैल में चुनाव है वहां पे तीसरी बार जनता इन्हें सीएम बनाने जा रही है। मतलब आप ये बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो पश्चिम बंगाल में राजनीति है वो आपकी मजबूत है? 200 प्लस सीटें हमारी आ रही हैं। वहां पे सर्वे हमारा हो चुका है और जो इनका भी सर्वे हुआ है, आरएसएस वालों का खुद का सर्वे इन्होंने कराया है। वहां पे लोग खुद ये लोग जानते हैं 20 और 30 के अंदर सिमट जाएंगे। ठीक है, अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, टीएमसी का दावा है हमारी सीटें 200 से अधिक आ रही हैं, बीजेपी का दावा है कि हम सारी की सारी सीटें अपने कब्जे में ले जाएंगे, आप फिर कहां रहेंगे? आलोक जी, तू मैं में हमारा फायदा हो। और बिल्कुल ये दोनों पार्टियां ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और हम मिलकर और लेफ्ट मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने एक सवाल किया था योगी आदित्यनाथ जी का,
योगी आदित्यनाथ जी अपराध प्रदेश से आते हैं, ना कि उत्तर प्रदेश से। उसका नाम रख दिया अपराध प्रदेश। और ये अगर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आते हैं चुनाव में, और ये अपनी भाषण में बोलेंगे, आलोक जी भाषण में बोलेंगे, छोड़िए काम धाम बंगाल वालों, आरएसएस ज्वाइन कर लो, देखो शादी भी मत करना, ना मोदी जी ने की ना मैंने की। इससे पहले कब बोला उन्होंने? कब बोला? बोलेंगे। हाँ जी, कब बोला है उन्होंने इस तरह की बात? बोलने वाले हैं, नहीं बोलने वाले हैं, बोलेंगे। मैंने कहा ये बोलेंगे जब आएंगे तो ये अपनी विचारधारा करेंगे, ये बोलेंगे। देखो उत्तर प्रदेश में हमारी महिला सुरक्षित नहीं है, हमने रोजगार नहीं दिए इसको, कि महाराज सच बोलते हैं। इन्होंने कसम खाई है पहले चुनावों में, चाहे बिहार का हो चाहे हैदराबाद का हो, इन्होंने सत्य नहीं बोला। तो मुझे लगा इस बार सत्य बोलेंगे, कहेंगे देखो मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, उत्तर प्रदेश का मैंने बर्बाद कर दिया, और अब देखिए आप मेरी ड्यूटी लगाई यहाँ पे, आप खुद समझदार हैं क्या करेंगे। इस बार सच बोलने वाले हैं, और सच बोलेंगे तो बिल्कुल बंगाल की जनता पूरा न्याय करेंगी, और पूरी आवाम न्याय करेगी कि बंगाल में किसको चुन के आना है। अजय जी, क्या भारत की राजनीति में आपको कोई एक ऐसा नेता याद है जो इस तरह के भाषण जाकर देता हो? नहीं मोदी, देखो तो अतिशयोक्ति हो गई ना किसी बात की। नहीं, मुझे लगता है बोलना चाहिए। देखो साधु राजनीति में आए हैं, देखो साधु राजनीति में आए हैं, और गोरखपुर के महाराज हैं ये, तो कई बार सत बुद्धि आ जाती है। देखो बुद्धि का विकास धार्मिक भी है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है। आप जिस तरह का दावा कर रहे हैं ना, आप जिस तरह का दावा कर रहे हैं, अगर आप स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे बिहार के चुनाव में 66% के आसपास रहा था, जहां जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाकर जनसभाओं को संबोधित किया था। अरे मैं आपकी बात से आलोक जी इत्तेफाक रख रहा हूँ। मैंने कहा इस बार सत्य बोलेंगे, वहां पे उन्होंने सत्य बोला तो वहां लाभ हुआ उनको। अब सत्य और सत्य की लड़ाई है, और अंत में सत्य की जीत होगी। 2 बार सत्य जीत गया, इस बार सत्य जीतेगा, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं तो साधुवाद दे रहा हूं उनको, अपराध प्रदेश के महाराज जी को। ठीक है, आरबी उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, आपने काफी सालों तक आपने राजनीति को देखा भी है, आप राजनीति के विद्यार्थी भी रहे होंगे। जिस तरह के सियासी समीकरण इस समय बंगाल में है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ममता बनर्जी ने जो हाल लेफ्ट के नेताओं का किया था, जिस तरह की राजनीति उन्होंने लेफ्ट के नेताओं के साथ की, आज उनके साथ बीजेपी वैसी राजनीति कर रही है? नहीं, इसका क्या हाल होगा रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। लेकिन ममता को भी इतने हल्के में लेना मैं नहीं समझता हूँ, ये समझ से परे। बिल्कुल। देखिए लेफ्ट का जितना एक मजबूत शासन था और कोई उसे उखाड़ नहीं पा रहा था इतने साल की सत्ता को, तो ममता ने वहां पर संघर्ष करके अपने दम पर कुर्सी हासिल की है, तो उसको हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। रहा योगी आदित्यनाथ जी का, देखिए वो महंत हैं और उनके मठ के बहुत सारे अनुयायी या बहुत सारे डिवोटी देश के भिन्न प्रदेशों में रहते हैं, तो वो उनकी बात को मानते हैं और उनमें उनका प्रभाव होता है। और देखिए वो हिंदुत्ववादी छबके, वो व्यक्तित्व हैं, वो चेहरा है जो हिंदुत्व की बात करता है और बेबाक बात करता है। और देखिए कोई माने या न माने, हिंदुत्व अब हिंदुस्तान के अंदर एक मुद्दा है। पहले नहीं होता था, पहले सेकुलरिज्म की बात करते थे, जैसे M+22 फैक्टर हो गया, कोई कहता था दलित और मुस्लिम मिल जाएंगे, सत्ता हाथ में आ जाएगी। अब वैसा नहीं रहा है। अब हिंदुत्व भी एक मुद्दा है और हिंदू भी कहीं ना कहीं इकट्ठा हुआ है, हिंदुओं का भी ध्रुवीकरण हुआ है। जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर हिंदू भी वोट करने लगा है, और उसके सुखद परिणाम बीजेपी को देखने में मिल रहे हैं। तीसरी बात देखिए, बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। अब आज की बात करें तो आज देखिए प्रधानमंत्री जी जिस स्टेट में इलेक्शन होना है उसमें, गृह मंत्री जी आसाम में, और पूरा मतलब फुल टाइम वो राजनीति को देते हैं, फुल टाइम राजनीति में जीतते हैं और इलेक्शन मोड में रहते हैं। जबकि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही सक्रिय नजर आती हैं और बाकी समय वो कहीं ना कहीं शांत बैठी रहती हैं। तो मैं ये कहूंगा आलोक कि जो दिखता है वो बिकता है। ममता दीदी उनका अपना गणित है, वो ये सोच रही हैं कि भी बांग्लादेशी घुसपैठिए यानी मुस्लिम और माँ माटी मानूस यानी बंगाली वोट मिल जाते हैं तो मैं सत्ता में आ जाऊंगी। लेकिन
उनकी सत्ता में ही बहुत बड़ी सेंस बीजेपी ने लगाई है। आप लोकसभा का इलेक्शन देखिए, बिल्कुल। जब से 18 सीटें बीजेपी ने जीती हैं तो बीजेपी का मनोबल बहुत हाई है और वोट परसेंट लोकसभा के इलेक्शन का आप देखेंगे बढ़ा है तो बहुत जबरदस्त बढ़ा है और टीएमसी के परसेंटेज में और बीजेपी की परसेंटेज में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं रह गया। अब ठीक। तीसरी बात आती है कि देखिए कांग्रेस और लेफ्ट जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा तब सड़क पर आएंगे, तब मेहनत करेंगे। जहां बीजेपी का छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा पदाधिकारी बंगाल के दौरे पर है, वहां विपक्षी पार्टी इंतजार कर रही है कि भी इलेक्शन डिक्लेयर होगा तब अपना कार्रवाई शुरू करेंगे। और देखिए फायदा दोनों को है। इलेक्शन अगर ममता वर्सेज बीजेपी होता है, टीएमसी वर्सेज बीजेपी होता है तो कांग्रेस की और टीएमसी की जो जमीन है वो कहीं ना कहीं कम होगी और जो कांटे का मुकाबला देखने को तो टीएमसी भी यही चाहती है और बीजेपी भी यही चाहती है कि भी ये मुकाबला है, जनता में एक परसेप्शन डेवलप हो जाए कि या तो टीएमसी या फिर बीजेपी, दोनों में से किसी एक को वोट करना है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वहां लेफ्ट का कोई जनाधार नहीं है या सारा जनाधार खत्म हो गया, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक जनाधार है, स्वीकारता है। लेकिन आप कार्यकर्ता के टच में नहीं रहेंगे, आप पसीना नहीं बहाएंगे, केंद्रीय नेतृत्व अगर आपको काम नहीं देगा तो अच्छे सुखद परिणाम नहीं आएंगे और उसी का परिणाम है कि बीजेपी बेटर कर पाती है विपक्ष की अन्य पार्टियों के अलावा। ठीक है। और जहां तक पुलिस का दुरुपयोग की बात है, कोई भी प्रदेश की सरकार हो पुलिस का दुरुपयोग करती है और सेंटर की सरकार है आईबी सीबीआई उसका दुरुपयोग करती है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सीबीआई पिंजड़े में बंद होता है और जब तोता पिंजड़े में बंद होता है तो जैसे मिट्टू मिट्टू बुलवाया जाता है वही मिट्टू मिट्टू बोलता है। तो वही हालात पुलिस के होते हैं। जो लोकल पुलिस होती है वो भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अधीन होती है और राज्य सरकार की ही बजाती है और उसकी ही सुनती है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ रेखा जी भी हैं, जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपको क्या लगता है, आपने जिस तरह से विश्लेषण किया होता आपको अच्छी तरीके से ये मालूम पड़ गया होगा कि किसका इस बार दबदबा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनाधार कहीं ना कहीं ये संकेत तो पश्चिम बंगाल की तरफ से आ रहे हैं कि टीएमसी का जनाधार थोड़ा सा कमजोर जरूर हुआ है। टीएमसी और बीजेपी का जो सिलसिला चल रहा है काफी जोरदार है। जो तुलना है ऑलमोस्ट सेम है। पर अगर हम मतदाता की जो साइकोलॉजी देखें तो हर 2 साल के बाद, चाहे वो तेलंगाना हो या फिर कोई भी या फिर वेस्ट बंगाल हो, मतदाता जो है वो एक परिवर्तन चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट अभी हमें क्या लग रहा है लाइक, और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि योगी जी जहाँ भी जाते हैं यस वो स्ट्राइकर है, वो रन बना कर ही जाते हैं, वो एक बात है। और जहां तक अभी हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, ये थोड़ा से पन्ना अभी ऊंचा है बीजेपी की ओर से, बिकॉज योगी जी भी आने वाले हैं और हाँ 2 साल भी हो चुका हमारे ममता जी की। तो बेशक बदलाव चाहते हैं जो पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो एक नंबर 1। और जब हम जहां तक हम रिलीजियन का बात करें, धर्म का बात करें, वहां भी कुछ मन मुटाव हुआ था। दुर्गा पूजा ले लो आप या फिर आप मुस्लिम फेस्टिवल ले लो, वहां भी थोड़ा सा रूमर बोलो या हकीकत बोलो वो भी हुआ है। वहां भी जनता थोड़ा से नाखुश है। और एक बात जनता जो बहुत ही नाखुश है, जब टाटा नैनो, जब रतन टाटा जो कार है नैनो वो खोलने के लिए सोचे थे तो तभी उन्होंने ना कर दिया। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी कलकत्ता या पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा है। कोरोना के दौर में हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो बंगाल के हैं वो लोग दूसरे राज्य में काम कर रहे थे, वो भी एक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो वो भी उतना खास नहीं है। ओल्ड बिल्डिंग पे कब गिर जाए, मतलब आपका संकेत ये है कि कहीं ना कहीं जनता के पास ये मैसेज जरूर गया है कि ममता बनर्जी ने केंद्र से तकरार के चक्कर में राज्य का नुकसान किया है। बिल्कुल किया है। और ऊपर से उनका जो भांजा है अभिषेक बैनर्जी और उनकी जो फैमिली है उनके ऊपर भी वो कोल माइनिंग का प्रॉब्लम आया हुआ है। ये पूरा देखकर जहाँ तक मेरा ख्याल है बीजेपी के चांसेस काफी ज्यादा है जीतने का। और जहाँ योगी साहब जो जाते हैं, जो वे जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से वो
खुल के जो बात करते हैं बिना नफरत करके, तो चांसेस ज्यादा ही है कि बीजेपी का करे। जो आप कुछ मत बीच में जाता है, बोलना, वो बदलाव चाह रहे हैं वो लोग। ठीक है, आप कुछ बीच में बोलना चाह रहे थे विमल जी। देखिए, ममता बनर्जी जी जो है एक धर्म की राजनीति करती हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश से गुंडे बुला के और भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया जा रहा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, इससे तो तय हो गया है कि ममता बनर्जी जी एकदम डरी हुई हैं। अब मैं दूसरी बात करूंगा कि हमारे बहुत बड़े भाई हैं अजय अरोड़ा जी, वो बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो है गुंडा राज बढ़ गया है। अजय अरोड़ा जी, मैं आपको लेके चलता हूं आज से लगभग 4 साल पहले इसी उत्तर प्रदेश में, और इसी नोएडा की बात करता हूं मैं, इसी नोएडा में जो है एक औरत, एक महिला जो है 9 बजे के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती थी, और आज जो है एक महिला रात के 11 बजे भी अपने आप को सिक्योर फील करती है। यहां पे हम बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की, यहां पे हम बात करते हैं अपराध खत्म करने की, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए हैं, अपराध का ग्राफ जिस तरीके से घटा है, वो सारे राज्यों में दिखाई दे रहा है, और इसका नेतृत्व करता सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्राइम न्यूज के दर्शक जो है समझ जाएंगे कि मैं किसका नाम बोल रहा हूं। अजय अरोड़ा जी, सद्बुद्धि की जरूरत जो है एक ऐसे नेता की है, ऐसे नेता को है सद्बुद्धि की जरूरत कि वो बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आती है। आप बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो है एक महंत है, एक संत है, उनको सद्बुद्धि की जरूरत है। अजय अरोड़ा जी एक नेता है भारत के अंदर, वो आलू डालते हैं और सोना निकालते हैं, तो सद्बुद्धि जो है उनको जरूरत है। और जिस तरीके से कांग्रेस का जो हाल हो रखा है ना, कांग्रेस को जो है देश की जनता जो है नकार दी है, और कांग्रेस तो अब सत्ता में आने वाली भी नहीं है। आप लोगों की वजह से, सिर्फ कांग्रेस की वजह से बिहार में लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी की सरकार जो है नहीं बन पाई। दूसरी मैं बात करूंगा, अजय जी आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा। महामानुष की बात करते हैं, मैं बात करूंगा टीएमसी नेता की, महामानुष और माटी की बात करते हैं। आलोक शुक्ला जी, सबसे ज्यादा अगर अपराध होता है, सबसे ज्यादा अगर रेप होता है और सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ शोषण होता है, तो वो राज्य है बंगाल। और हमारे बंगाल की माटी के साथ, हमारे बंगाल की अस्मिता के साथ जो है तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है ममता बनर्जी द्वारा। तो मैं टीएमसी के नेता को बोलना चाहूंगा, आपके 14 विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं, आपके लगभग 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो आपके जो है लोग, आपके अपने लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपसे वो खुश नहीं है, आपकी राजनीति से खुश नहीं है, आपके नेतृत्वकर्ता से खुश नहीं है। लेकिन उसमें तो टीएमसी का ये है ना कहना कि आप लोग उनको तोड़ के ले जा रहे हैं, वो लोग बिल्कुल संतुष्ट थे, लेकिन आपने उनको ले गए। देखिए, किसी को हम नहीं तोड़ते हैं, उनके जो भी विधायक आ रहे हैं, जो भी उनके नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जी जो है बौखला गई हैं, ममता बनर्जी जी जो है इज्जत नहीं करती हैं, कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करती हैं। इसके साथ साथ जो भी हमारे विधायक हैं, जो भी हमारे सांसद हैं, उनकी इज्जत नहीं करती हैं, उनसे अच्छी तरीके से बात नहीं करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी विधायक, जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका उसके बाद का बयान आप देख लीजिए। जी आलोक जी बोलिए। हो चुकी है। आप मंडल जी, आप पहले अपने घर को तो देखिए, फिर हमारे घर को देखिएगा, ठीक है? अपने घर को देखिए। 14 विधायक और 40 विधायकों की बात कर रहे हैं, कोई नहीं आने वाला। झूठ मत बोला करिए चैनल पे बैठ करके। अभी तो आपका घर देखिए कितना टूटने वाला है। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा चुनाव आते आते आपके ये 7 सांसद बीजेपी के टीएमसी में आने वाले हैं। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? और जो चले गए उनका क्या? जो चले गए कौन से चले? अरे जो चलेगा भैया, जाता वही है जिसका टिकट कटता है। तो आपके घर में कितनी आग लगी हुई है? पहले अपने घर को तो देखिए, फिर आप दूसरे घर में देखिए ना। भारतीय जनता पार्टी को एक मतलब देखिए सुमित जी, मतलब अगर नेता जा रहे हैं, अगर आपकी पार्टी नेता छोड़कर जा रहे हैं, सुनिए सुमित जी, अगर आपकी पार्टी छोड़कर नेता जा रहे हैं, तो आपको ये कहीं से नहीं लग रहा कि नहीं संगठन के स्तर पर कोई ना कोई चुनौती आपके पूरी पार्टी में है? नहीं,
कोई कमजोर नहीं हुआ है, कोई कमजोर नहीं हुआ है। वहां की जनता ने तय करा हुआ है माननीय ममता दीदी को तीसरी बार सीएम बनाना, और दीदी ही सबको नेता बनाती है हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है, जनता भी सपोर्ट करती है। ये आपकी गलतफहमी है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कि हमें वोट मिल रहा है, मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। हम मोदी जी के नाम पे नहीं, हम विकास के नाम पे वोट लेते हैं। हम किसी धर्म और जाति के अजय जी कुछ बीच में कहना चाह रहे हैं। अजय जी अपनी बात रखिए। ठीक है। और आप देखिए अजय जी गुजरात में भी जो है विकास के नाम पे हम नगर निकाय का चुनाव जीते हैं। अपराध मुक्त और गड्ढे मुक्त की बात हुई थी, अपराध मुक्त और गड्ढे मुक्त की बात हुई थी, व्यापार की बात हुई थी, कहाँ है आज? आज देखिए, आज उत्तर प्रदेश में आके देखिए ना, सुमित मल्होत्रा जी, उत्तर प्रदेश में आके देखिए, उत्तर प्रदेश जो है अपराध मुक्त हो चुका है। हो चुका है, कौन आप आके तो देखिए। एक मिनट अजय जी कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं। अजय जी बोलिए आप लोग। एक मिनट सुमित जी आ रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश की बात आई, मैं इतना जुड़ कहूंगा, पूरा देश प्रश्न कर रहा है और उत्तर प्रदेश को उत्तर देना पड़ेगा। पहली बात, मेरे भाजपा के मेरे अनुज साथी हैं, इनको ठेस पहुंची, मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की थी। मैंने कहा गोरखपुर के महाराज आदित्य योगी नाथ जी अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करेंगे, जो पहले चुनावों में नहीं किया, और सत्य बोलेंगे। मैंने तो उनकी इज्जत की है, मैंने उनका अपमान नहीं किया, मैं महात्माओं का अपमान नहीं करता। हाँ, इतना जरूर करूंगा, इन्होंने कहा अपराध की बात की, हाथरस की घटना हो, उन्नाव की हो, मैं उस विषय में जाना चाहता नहीं हूँ। इवन बंगाल पर रही है ना, थोड़ा बंगाल पर रही है ना, बंगाल को लेकर तैयारियां क्या हैं आपकी? देखो, मैंने आलोक जी, मैंने कहा मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जब बात चलती है, उन्होंने कहा कि हमने अपराध मुक्त किया, तो असत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि योगी जी का सत्य का पालन करें। कैसे बंगाल चुनाव में करेंगे, जहां तक आपने हमसे प्रश्न किया, बिल्कुल मैंने कहा हमारी जो आइडियोलॉजी है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, और जिस प्रकार से धर्म की राजनीति बांटने का प्रयास करती है भारतीय जनता पार्टी, और हम सेकुलर पार्टी हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पे अपना ध्यान रखती हैं, लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, देखिए और सभी को एक समान हम साथ देके चलते हैं। ये हमारी आइडियोलॉजी। ये तो मोटो आप भारतीय जनता पार्टी का बोल रहे हैं, कहीं आप भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन तो नहीं कर रहे हैं ना? भारतीय जनता पार्टी का मोटो है सबका साथ और सबका विकास। हम अंत्योदय की बात करते हैं, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ इंसान रहता है ना, हम उसके विकास के बारे में सोचते हैं। आलोक जी, मैं बीच में नहीं बोला, और जहाँ तक विकास की बात की, और भारत में जितने भी जिन का नाम विकास है, बुरा ना माने, क्योंकि पेट्रोल का नाम विकास हो गया, डीजल का नाम विकास हो गया, किस तरह से बढ़ रहा है विकास। कह के ना विकास, जो जितने मेरे मित्र हैं वो अपने आप को अन्यथा ना समझ लें। आप बार बार विकास कहते अच्छे नहीं लगते, आप कोई और नाम दे दीजिए, विकास ही बुरा मान लेंगे जो भारत में इतने विकास है। तो मतलब आपको अजय जी लगता है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में जाएंगे तो उसका सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, आप उनको इतने हल्के में लेकर चलते हैं? नहीं आलोक जी, मैं हल्के में नहीं ले रहा, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, इस बार वो सत्य बोलने जा रहे हैं। हो सकता है उनको अंतर ध्यान में भगवान, अल्लाह, गॉड, ईसा मसीह, वाहिगुरु सब प्रकट हो जाए और बोले, हे योगी आदित्यनाथ जी, इस बार आपको सत्य बोलना है, आप महंत हैं, आप देश के जाने माने महंत हैं, आप मुखिया उत्तर प्रदेश के, मुखिया अपराध प्रदेश के, ऐसा होने की संभावना है। मतलब आपने पूरे के पूरे अपने संबोधन के दौरान आपने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की क्या तैयारी है। आप चुनाव नहीं लड़ने जा रहे क्या वहां पर? आलोक जी, हमारी तैयारी बड़ी मजबूत है। मैंने क्या बोला है, तू मैं। मैंने तो इतिहास पढ़ा है, जब कोई दो राक्षस लड़ रहे थे, अन्यथा ना ले, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना, एक ने दूसरे को पत्थर मारा, दूसरे तीसरे को, और दोनों ही धराशाही हो गए। तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस किसी पे इल्जाम लगा रही है, लेकिन ये निश्चय है कांग्रेस और लेफ्ट मिलके इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। नतीजे बताएंगे। अभी परिकल्पना करना, मैं कहता हूं कि वो ठीक नहीं है। देखिए अजय अरोड़ा जी, मैंने भी सुना है कि एक बार कछुआ और खरगोश की जो है दौड़ हुई और खरगोश सो गया, जैसे आपके राहुल गांधी जी बीच बीच में सो जाते हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि कछुआ जो है धीरे धीरे चाल चलकर जो है विजय हासिल कर लिया। तो वही हाल है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर जो है लगभग 18 सीटें जीती है। वोट परसेंट अगर आप देखते हैं तो 40.7% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। तो धीरे धीरे जो है ना, भारतीय जनता पार्टी जो है बंगाल को जीतने जा रही है, और हम जो है लगभग 200 से ज्यादा सीटों पे जो है अपना बहुमत हासिल करेंगे। 200 आप भी ले जाएंगे, 200 वो भी ले जाएंगे। मुझे लगता है देखो,
जिस प्रकार का उत्साह है मेरे अनुज के अंदर, मुझे लगता है 294 सीटें हैं। कई चमत्कार ना हो जाए, कोई जादू ना कर दें योगी जी मोदी जी कि 588 सीटें हो जाएं, उसमें जीत जाएं। अरे आप 200 से ज्यादा, 294 से ज्यादा, किस प्रकार की हम बहस कर रहे हैं डिबेट में? ऐसा नहीं होता, वो तो वहां की आवाम तय करेगी। तो दावा कर रहे हैं ना अजय जी हम वोट परसेंट की बात कर रहे हैं लोकसभा के अंदर। आपने देखा लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अकेले 40.7% मिला है वोट परसेंट जो है 40.7% है। तो आप देख सकते हैं अभी विधानसभा के अंदर आते आते तो बहुत कुछ बदलाव होगा। गलत बोल रहे हैं। मैंने आपकी बात स्वीकार की, मैंने कहा इस बार नहीं होने वाला। आपकी बात से मैं नाराज नहीं हो रहा, बिल्कुल समर्थन कर रहा हूँ, आपके परसेंटेज बिल्कुल ठीक है, लेकिन योगी जी चमत्कार करेंगे। हमें योगी जी पे उम्मीद है कि वो सत्य बोल के चमत्कार कर देंगे और हमारी फेवर में जाए। सुमित जी, जिस तरह से बार बार अजय जी एक बात बोल रहे हैं कि योगी जी बंगाल जाएंगे और वहां पर चमत्कार करेंगे, सच में चमत्कार तो नहीं हो जाएगा और दीदी को बहुत बड़ी चुनौती मिल जाए? कुछ नहीं होना है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी भी बैठे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, ज्यादा दूर नहीं है, 1 महीने की और बात है। सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज बना रखा है, यहाँ पे बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बात रखी थी कि हाथरस वाला कांड हुआ, तो इस भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं गुंडा राज मुक्त हो चुका है, गुंडे सब हट चुके हैं, सब जा चुके हैं। तो जिस तरीके से खेल खेलते हुए हाथरस वाला कांड था, इन्होंने रातों रात उस बेटी जो हिंदू बेटी थी उसको रातों रात जलवा दिया। ये बड़े शर्म की बात है। हिंदू धर्म में रातों रात जो जलवा देता है वो अपनी कार्यता तो छुपाता है। ये और एक चीज आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने गुजरात मॉडल को रखते हैं, हर जगह जाते हैं कि मैंने गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा विकास करा है, बहुत ज्यादा विकास करा है। वही ट्रंप है, जब गुजरात में पहुंचे थे तो गुजरात को अपना जो विकास था वो छुपाना पड़ गया था। ऐसा विकास तो हमें नहीं चाहिए माननीय मोदी जी से और माननीय योगी जी से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जय श्री राम बोलने से आपको प्रॉब्लम क्यों है? जय श्री राम, आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी जय श्री राम क्यों नहीं बोलती है? उनको दिक्कत क्यों है जो जय श्री राम बोलने से? क्यों प्रॉब्लम हो रहा है जय श्री राम बोलने से? आप किसी व्यक्ति के आप एक सरकारी, क्योंकि आप एक जो है धर्म की राजनीति करते हैं, आप एक जात की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास और राष्ट्रवाद की बात को लेती है। वो दिखाई पड़ रहा है, महंगाई कहां पहुंच चुकी है, सबका साथ सबका विकास कर करके केवल एक हिंदू मुसलमान ये कब तक आप करेंगे? हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी जी या बंगाल में हिंदू लोग नहीं है क्या, या बंगाल में हिंदू नहीं है क्या, बंगाल में हिंदू जनता नहीं है क्या? तो आप जो है दुर्गा पूजा नहीं करने देंगी, आप जय श्री राम का नारा नहीं लगाने देंगी, तो इसका मतलब क्या बनता है? नहीं लगाइए ना, हम भी लगाते, आप भी लगाइए जय श्री राम। हम तो लगा रहे हैं जय श्री राम का नारा, हम तो जय श्री राम बोल रहे हैं, हमारे रग रग में पुरुषोत्तम राम जी का है जय श्री राम, हम बार बार बोल रहे हैं। आप अपने मुख्यमंत्री जी से जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। जय श्री राम बोलिए ना सर, हम तो 10 बार बोलेंगे, यहाँ पे डिबेट करना है, जय श्री राम 50 बार बोलेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। आप अपने मुख्यमंत्री जी से, आप अपने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। बोलिए, हड़बड़ाहट मत करिए, चिल्लाइए मत, इतना ज्यादा मालूम है आप नहीं जीतने वाले हैं, ना आने वाले हैं सत्ता में। चिल्लाने की बात तो देख रहे हैं, चिल्लाने की बात तो दिखाई दे रहा है, वीडियो तो सब पूरी जनता देख रही है, वीडियो तो जनता देख रही है। ममता बनर्जी जी क्या बोल रही है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है सुमित जी सुनिए ना, सुनिए सुमित जी, नारों से थोड़ा सा हम आगे की ओर चलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब जनता आपसे हिसाब पूछेगी कि जो केंद्र सरकार की नीतियां होती थी उनको आखिर राज्य के अंदर लागू करने में आपको आपत्तियां हर बार क्यों होती हैं? अगर योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे तो जो केंद्र की नीति होती है वो उसको उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छे से लागू करवाते हैं, लेकिन जब जब ममता दीदी की बात आती है वो केंद्र सरकार से हमेशा तकरार करने के मूड में ही रहती हैं। इसका अगर हिसाब जनता आपसे मांगेगी तब आपके पास जवाब क्या होगा? बिल्कुल 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 रिपोर्ट कार्ड वहां पे जनता को दिया जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। और जनता तय कर चुकी है, रिपोर्ट कार्ड जो दिया जा रहा है सारे कामों का, इलेक्शन आने दीजिए, रिपोर्ट कार्ड तैयार है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल की जनता के लिए, पूरे भारत की जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य बीमा लाए थे, आयुष्मान भारत योजना, उसको जो है बंगाल में लागू नहीं किया गया था। 70 लाख किसानों का उनका हक छीना जा रहा है। कृषि योजना के तहत जो 2000 जो दिए जा रहे हैं किसानों को, वो ममता बनर्जी जी उसमें लागू नहीं करने देना चाह रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ऐसा क्यों हो रहा है? 23 लाख को आप दे रहे हैं, 23 को क्यों? सबको दीजिए ना, 73 लाख सबको। सर हम 70 लाख को दे रहे हैं, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ना, उस दिन एक किसान नहीं छूटेगा, सारे किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट 2000 रुपए भेजे जाएंगे और साल में जो है
सालाना उनको 6,000 रुपए उनके डायरेक्ट अकाउंट में भेजे जाएंगे। 1,73,00,000 है वहाँ पे, 73,00,000 किसान है बंगाल के अंदर, आपने 23,00,000 दिखाया है। गलत अफवाह क्यों फैलाते हैं आप लोग? आप लोग का काम ही है ये गलत अफवाह फैलाना, उसके अलावा कोई काम नहीं। विकास की कोई बात कर ही नहीं, 6.5 साल हो गए, कोई काम की बात हुई नहीं। सर हम तो किसानों का आंकड़ा लेकर बैठे हैं सर, हम तो किसानों का आंकड़ा लेकर बैठे हैं। आप अपने मुख्यमंत्री जी से पूछे ना, अपने मुख्यमंत्री जी से पूछे ये योजना क्यों नहीं लागू होने देना चाहते? ठीक है उपाध्याय जी, हरियाणा में मर रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक है, आ रहे हैं हम आपके पास। उपाध्याय जी, जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर, वो तुष्टीकरण की राजनीति भी है वहां पर। इसका कितना रोल होने वाला है, और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल जाएंगे तो उसमें क्या असर डाल सकते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो हिंदुत्व की बात करेंगे, कट्टर हिंदुत्व की बात करेंगे, तो वहाँ एक ध्रुवीकरण जो हो रहा है धीरे धीरे वो और तेजी के साथ होगा। रहा देखिए MIM का वहाँ जाना, इलेक्शन लड़ना, वो कितना इफेक्टिव होता है, वो मुस्लिम वोट में कितनी सेंध लगा सकते हैं। अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो ममता दीदी के लिए बहुत बड़ा कहीं ना कहीं आघात या एक झटका होगा। और देखिए, आप लोकसभा और विधानसभा को एक तराजू में तोलते हैं, ये ठीक नहीं है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें आप देखेंगे कि बिल्कुल बीजेपी के पास हैं, और आप विधानसभा में बात करेंगे तो मामला कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो लोकसभा में PM का इलेक्शन होता है, PM का फेस होता है, लेकिन जब विधानसभा होती है तो वहाँ लोकल लीडरशिप होती है और लोकल मुद्दे होते हैं। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे इस बात को कि ममता दीदी के कद का नेता नहीं। ये बात अलग है कि देखिए, आजकल राजनीति का व्यवसायीकरण तेजी से हुआ है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम असहज फील कर रहे थे, तो कल तक असहज क्यों नहीं फील कर रहे थे? आज ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि ममता खराब होगी, TMC खराब होगी? कल तक आप उसी के जनप्रतिनिधि थे, उसी के टिकट पर चुनाव जीते, और जब तक मलाई मिलती रही ठीक है। तो राजनीति का व्यवसायीकरण जो हो गया, तो अब अपना फायदा, व्यवसाय में फायदा देखा जाता है, तो पॉलिटिशियन भी फायदा देखने लगे कि भी कहाँ मुझे ज्यादा फायदा है, वो वहां चले जाते हैं। उनकी प्रतिबद्धता न जनता के साथ है, उनकी प्रतिबद्धता न पार्टी के साथ है। ये बात अलग है कि देखिए, ये मुद्दा जो होना चाहिए वहां पर, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, पानी, बिजली, सड़क, यानी मेन मुद्दे नहीं, मेन मुद्दे गायब हैं। और मेन मुद्दों पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं कर रही। बात हिंदुत्व की होती है, बात तू में की होती है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार ये उम्मीद करता है कि उसके लिए कोई रोजगार का बंदोबस्त होगा और अच्छा होगा लोकतंत्र के लिए। अगर पॉलिटिकल पार्टियां अपना विजन लेके जाए, ये बताएं कि हम ऐसे किसानों को भला करेंगे, ऐसे मजदूरों को भला करेंगे, ऐसे स्कूलों को सुधारेंगे और ऐसे अस्पताल सुधारेंगे, तो एक आशा की किरण जगती है। सिर्फ तू में से या भाई दीदी परेशान हो गई, अरे भाई परेशान तो वो व्यक्ति है, समाज का आखिरी व्यक्ति जिसको खाने के लाले, जिसका रोजगार छिन गया, उसकी जेब में पैसे नहीं, उसका बच्चा बीमार है, उसको दवा नहीं दिलवा पा रहा। तो बात जहां होनी चाहिए वहां नहीं होती। बात होती है हिंदू की, होती है मुसलमान की, होती है MIM की, होती है ओवैसी की, होती है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब आपका संकेत है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो इस चीज पर चोट जरूर होने वाली है कि हिंदुत्व का मुद्दा हो गया, और जो उनका एक बेबाक रवैया रहा है, वो जब भी अपना संबोधन देते हैं वो लाग लपेट करके कभी भी बात नहीं करते हैं। अगर आप उनके भाषणों को देखेंगे, वो बिल्कुल सीधी बात बोलते हैं, जैसा कि उन्होंने विधान परिषद में भी आज किया। उन्होंने बिल्कुल सीधी बात बोल दी कि जिसको जिस भाषा में समझ में आएगा उस भाषा में ही बात की जाएगी। तो क्या इसका असर पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखने को मिलेगा? मिलेगा, डेफिनेटली मिलता है। आप देखेंगे इतने समय तक, आजादी के इतने साल बाद तक जो तुष्टीकरण की राजनीति होती रही, हिंदू को तो कहीं गिना ही नहीं गया। हिंदू को बांट दिया गया कि भी M+Y, मुस्लिम और यादव, यानी ज्यादातर तुष्टीकरण किया गया और हर पॉलिटिकल पार्टी एक वर्ग विशेष की राजनीति करने लगी, एक वर्ग विशेष के पीछे भागने लगी। तो उसी का परिणाम है कि बीजेपी आई और बीजेपी ने कहा कि नहीं,
हम इस वर्ग की कोई बात नहीं करेंगे, ना हम टिकट देंगे, हम हिंदुत्व की बात करेंगे, हम हिंदू की बात करेंगे, हम तो देखिए वो चीजें ध्रुवीकरण हुआ है और हिंदू भी एकजुट हुआ है और उसी का परिणाम है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं ला पा रही हैं जितना अच्छा रिजल्ट बीजेपी लेकर आ रही है। ये बात अलग है कि भाई रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई के ऊपर आंदोलन भी कौन कर रहा है? मुझे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है मुझे बता दें, चाहे वो नोटबंदी रही हो, जीएसटी रही हो, अनएक्सपेक्टेड लॉकडाउन रहा हो, क्या विपक्ष की हिम्मत हुई कि वो जनता की जो समस्याएं हैं, आज पेट्रोल है भी इतना महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, कहीं कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे ये होने चाहिए, आम आदमी के जो सारोकार हैं उन पर बात होनी चाहिए। देखिए और एक चीज और है आलोक, कि जब आप सत्ता में होते हैं तब भाषा कुछ अलग होती है, बिल्कुल, जब विपक्ष में होते हैं तो भाषा आपकी बदल जाती है। देखिए बीजेपी विपक्ष में थी, प्याज की माला लटका के और पेट्रोल कहते थे हम 30 रुपए लीटर हम बेच देंगे, 35 रुपए लीटर ले आएंगे, तब अगर रुपया कमजोर होता था तो देश कमजोर हो जाता था। आज रुपया कमजोर हो रहा है तो देश कमजोर हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए जो जनता के सारोकार हैं उन सारोकारों पर ध्यान देना चाहिए और सरकार का फायदा आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तभी वो विकास माना जाएगा। चंद लोगों का विकास हो जाना विकास का पैरामीटर नहीं है। ठीक है, चंद लोगों का विकास हो जाना विकास नहीं है, जैसा कि इन्होंने बात कही। तो क्या आप इस बात को वहां पर जाकर रख पाएंगे विमल, कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विकास हुआ 10 सालों के अंदर कार्यकाल में ममता दीदी ने पूरे राज्य को क्या दिया, इस मुद्दे पर आपका फोकस ज्यादा होगा या सिर्फ जो नेता हैं उनकी छवियों पर ज्यादा फोकस होगा? नहीं, हम विकास की बात करते हैं। देखिए आलोक जी, हम लोग शुरू से ही विकास की बात करते हैं और आप देखिए पूरे भारत में हमने बहुत सारे ऐसे विकास के काम किए हैं और देश की जनता जो है हमें बार बार चुनने का मतलब है। आपने देखा अभी गुजरात में भी नगर निकाय का चुनाव था, इसके साथ साथ कई राज्यों में भी जो है चुनाव हुआ है विधानसभा का, वहां पे उपचुनाव भी कई राज्यों में। देखिए टीएमसी के नेता, मैं आपके बीच में बोला नहीं था, आप बीच में मत बोलिए, डिबेट को खराब मत। अजय जी बोल रहे हैं जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे जो है बहुत सारे ऐसा राज्य हैं जहां पे विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो हम डायरेक्ट जो है मुद्दों की बात करते हैं। हम जो है किसी नेता के आचरण पे बात नहीं करते, हम वहां के विकास के बारे में बात करते हैं। वहां पे किस तरीके से उस राज्य को जो है बर्बाद किया जा रहा है, उस राज्य को जो है माँ माटी मानुष के नाम पे जो है उस राज्य को खोखला कर दिया गया, तो हम उसकी बात करेंगे। हम देखिए भारत का हर राज्य में, भारत की हर राज्य में और हर गांव में हमने बिजली पहुंचाया है, हमने उज्ज्वला गैस के तहत हमने गैस पहुंचाया है, हमने बिजली पहुंचाया है, हमने युवाओं के बारे में सोचा है, हमने सड़क बनवाया है। तो हम विकास की बात करेंगे, हम विकास की बात करेंगे, हम किसानों के अकाउंट में पैसा दिए हैं। इसके साथ साथ देखिए आलोक शुक्ला जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि जिस समय लॉकडाउन हुआ था उस समय योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सबसे पहले ट्रेन भेजकर अपने जो मजदूर थे जो दूसरे राज्यों में गए थे जॉब करने के लिए, जो नौकरी करने के लिए दूसरे राज्य में गए थे, उनको ट्रेन भेजकर उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचाए थे। और वही ममता बनर्जी जी ने एक ट्रेन नहीं दिया, एक ट्रेन के लिए नहीं बोला कि मुझे ट्रेन दीजिए, और जो भी मजदूर गए थे, जो भी मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए थे बंगाल के, उनको उन्होंने वापस नहीं लिया। तो ये सारी छवि जो है दिखाई दे रही है। वहां के उस समय जनता की हिफाजत करनी थी, आपके कहने से नहीं होगा। बाकी जनता जो मर रही थी पहले उसे सुरक्षित करना, जो बाहर गया है वो तो और ऑलरेडी इन्फेक्ट है ही, वो और आके इन्फेक्ट कर देगा। नहीं, इन्फेक्ट कर देगा। आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने रातों रात बस भेजकर कोटा से फंसे हुए छात्रों को उन्होंने बुलाया था। इसके साथ साथ जो भी मजदूर फंसे हुए थे मुंबई में, गुजरात में, उनके लिए अलग से ट्रेन, उनके लिए अलग से बसें भेजकर उनके गंतव्य स्थान पर भिजवाया गया। लेकिन ममता बनर्जी जी ने एक भी मजदूर को लेने से मना कर दिया। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुमित जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा इसको। अजय जी, हाँ, प्रवासी मजदूरों की बात हुई, पूरा देश जानता, पूरा विश्व जानता है उत्तर प्रदेश से किस तरह से महिला अपने पति को ट्रॉली में ले जाते हुए, अपने बच्चे को पीछे से बांधते हुए, और कितने लोगों की मृत्यु हो गई, महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की, ये पूरे देश ने देखा। तो ये ना कहें कि प्रवासी मजदूरों को, और इन्होंने भी कोटा की बात की, किस प्रकार से प्रवासी मजदूरों का हाल उत्तर प्रदेश में
हमने तो वहाँ बसेस लगानी पड़ी। जब सरकार के पास व्यवस्था नहीं थी हमने बसेस लगाई और बसेस में भी राजनीति की। वो बसों का जो वीडियो वायरल किया गया था वो तो फेक था, वो तो फेक था। मैं बड़ी गरिमा से बात कर रहा हूँ, आप मेरे बात उत्तर देना। जवान शहीद हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई जांच नहीं होती है, बस होगी तुरंत जांच हो जाती है। जवान जांच के ऊपर आऊंगा मैं भी, सुमित जी आऊंगा, जांच के ऊपर जरूर आऊंगा। आलोक जी, मैं बंगाल पे आता हूँ। बंगाल का चुनाव किन मुद्दों पे होगा, आपका प्रश्न ये था और डिबेट का टॉपिक भी ये था। बोलिए। बंगाल में अब ये बात जरूर आएगी, जीडीपी, गैस, डीजल, पेट्रोल, डीजल का और पेट्रोल का रेट 100 रुपए पार और कच्चे तेल का मूल्य क्या है आज 61 रुपए 19 पैसे होना चाहिए। जिस तरह से रेट है, अगर सरकार बढ़ती हुई एक्साइज को जो एक्साइज ड्यूटी पहले थी उसको कर ले तो 61 रुपए कुछ पैसे तो पेट्रोल होगा, 47 रुपए 29 पैसे होगा डीजल का रेट। ये आंकड़े बिल्कुल, ये मैं नहीं कर रहा, ये पूरा विश्व कर रहा है। तो पूरे विश्व में जो डीजल पेट्रोल है और बढ़ती महंगाई, अभी मेरे अनुज ने बोला कि हमने युवाओं को रोजगार दिए। युवा सुन रहे होंगे और मुझे लगता है चैनल बंद ना कर दें, डिबेट बंद ना कर दें। अगर हम रोजगार की बात करेंगे उन्हें क्रोध आ जाएगा और हम नहीं चाहते कि, हम चाहते हैं हमें तो सुने, भले विमल जी से क्रोध करें, हम तो युवाओं के साथ सुनेंगे, आपको जरूर सुनेंगे, वो अपनी टीवी बंद नहीं करेंगे, बोलिए आप। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पता लगे युवा सुन रहे हो, युवाओं को रोजगार दिया है और विमल जी और के चक्कर में हमारे को सुनना बंद कर दें तो ठीक है। विमल जी की अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। हम तो युवाओं को बिल्कुल रोजगार भी देंगे और बढ़ती महंगाई में लगाम कसेंगे, जीडीपी भी सुधारेंगे और जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, व्यापार डाउन हुए हैं, सबको ठीक करेंगे। और जो क्राइम बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के देश में, मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा, उसका असर पड़ेगा, बताता हूँ। जब पूरे देश, जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बंगाल जा रहे हैं, जेपी नड्डा जी वहीं डेरा जमा के बैठे हैं, तो लोग प्रश्न तो करेंगे आलोक जी। अगर आप हमसे प्रश्न करते हैं डिबेट में, आप बताइए कैसे होगा, तो वहां की आवाम प्रश्न तो करेगी। वो पूछेंगे कि योगी जी आपके उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, आपने कहा दिए जलाओ, हमने दिए जलाए, आपने कहा घंटा बजाओ, हमने घंटा बजाया, कि यह बंगाल में करोगे। धर्म की राजनीति नहीं करनी, धर्म और अधर्म की राजनीति से दूर करना है। और हमने सेकुलर, जिस तरह से बंगाल की कल्चर है, उस कल्चर को हमने खराब नहीं करना, जाके हिंदू मुसलमान नहीं करना, जो इनकी नफरत फैलाने की आदत है। अभी उपाध्याय जी ने अच्छी बात रखी। अच्छा, मतलब अभी आप ये बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्षता का ही पालन होता है क्या? देखो, मेरे को लगता है जो हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, हमारी विचारधारा, हमारी जो और हमारी लेफ्ट की विचारधारा है, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। हम अपनी गारंटी तो ले सकते हैं लोग जी, हम भारतीय जनता पार्टी गारंटी नहीं ले सकते, हम अपनी गारंटी लेते हैं। अगर वहां की आवाम हमसे सवाल करेगी, टीएमसी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, टीएमसी अभी सत्ता में है और विपक्ष में अभी दूसरे नंबर पे पार्टी हम हैं। हमारी 44 सीटें हैं, 211 उनकी हैं और 3 पे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को तो डिबेट में आना भी नहीं चाहिए। अभी 3 सीटें में तो क्या बात करेंगी वो? आप डिबेट में आने की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बंगाल जाने वाले हैं। हाँ, योगीनाथ बंगाल आए, उनका स्वागत है, बंगाल में आए। हम तो कहते हैं योगी जी, तो डिबेट में भी तो योगी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए चमत्कार नहीं करेंगे। देखना, उनका बहिष्कार होगा जिस प्रकार से वो धर्म। अजय जी, अभी भी आपने मेरे प्रश्न का देखिए आप उत्तर आप टाल गए। टीएमसी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या टीएमसी का शासनकाल पूरी तरह से व्यवस्थित है, संतुलित है, सराहनीय है? देखिए, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी एक ही पहलू के चट्टे बट्टे हैं। और हम तो कह रहे हैं ना, जो हमारी विचारधारा है, हमें टीएमसी से दिक्कत नहीं, हमें बीजेपी से दिक्कत नहीं। हमें तो दिक्कत ये है कि बंगाल की जनता परेशान हो रही है। वो टकटकी लगाए देख रही है लोग, टकटकी लगाए कि कांग्रेस आए और बिल्कुल समान विचारधारा से संगठित कर दे, बंगाल को सुंदर बंगाल बना दे। और भारत में जो गुलदस्ता है उसमें एक फूल गुलाब का, एक फूल गेंदे का, बंगाल के जी ठीक। तो बंगाल की जनता के लिए हम काम करें। देखिए, 70 साल से आपने जो है देश को लूट के बर्बाद कर दिया है। देश की जनता और बंगाल की जनता जानती है कि आपका जो बहिष्कार जिस तरीके से किया गया बिहार के चुनाव में, इसके साथ साथ जो भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आपका जो बहिष्कार किया जा रहा है अजय अरोड़ा जी, बंगाल में भी आपका वही हाल होगा। बंगाल की जनता जो है समझ चुकी है आपने 70 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो आपको जो है बंगाल की जनता जो है बाहर ढकेलने का काम करेगी।
बंगाल की जनता जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अपना सिर्फ नेतृत्व बनाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को खेलने का काम करेगी। भारतीय जनता किस पार्टी चीज का जो काम है, करेगी? एक सेकंड सुमित जी, किस चीज का काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का काम करेगी 2021 में अप्रैल के चुनाव में। तो अभी तो आप ही है ना, अभी तो वो अंदर है भी नहीं। हमारे मान्य सुनिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने जो बातें हमारी कही हैं कि नंबर 2 के नंबर 3 या 4 पे आप रहेंगे, तो बात सही है। नंबर पहले पे टीएमसी ही रहेगी वहां पे, और 2 का आंकड़ा आप पार भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? जनता जो है परिवर्तन चाहती है सुमित जी, आपको पता नहीं है तो जनता के पास जाइए, जमीन से जुड़िए, जमीनी कार्यकर्ता बन कर रही है और जमीन से जुड़िए। जनता जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देखना चाह रही है। जनता जिस तरीके से हमारे जो राजनीतिक लोग जा रहे हैं, हमारे जो नेतृत्व करता जा रहे हैं, जिस तरीके से भीड़ हो रहा है, आप देख रहे तुष्टीकरण की राजनीति तो दिखाई दे रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जो है पत्थर से जो है हमला किया जा रहा है, इस तरीके से डर गए हैं। टीएमसी के ममता बनर्जी जी ने टीएमसी में गुंडे पाल रखे हैं, बांग्लादेश से घुसपैठियां मंगाकर उन्होंने जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेतृत्वकर्ताओं को मारने का काम कर रही है। यहां तक कि ममता बनर्जी जी चाह नहीं रही है कि बंगाल में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। एक सेकंड जी, सुमित जी। आलोक जी भारतीय जनता पार्टी के भी साथी ने बात की कि काफी राजनीतिक लोग और काफी भीड़ इनकी पश्चिम बंगाल पहुंच गई है। मैं तो कह रहा हूँ अमित शाह जी पहुंच गए, उनका स्वागत है। मोदी जी पहुंच गए, योगी जी आने वाले हैं। मोदी डोनाल्ड ट्रंप को ही बुला ले वहां से, शायद वो भी इनकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपको इतनी याद क्यों आती है डोनाल्ड ट्रंप की बार बार? अब तो वो व्हाइट हाउस में भी नहीं है। इसलिए आती है जब उनको आराम करने दीजिए ना। नहीं, क्यों याद आती है? कोरोना क्यों बढ़ा? जब कोरोना काल शुरू हुआ था, ये स्वागत कर रहे थे। यही तो समस्या है, इनको यही तो चाहिए समस्या था है। कोरोना की लड़ाई लड़ते। अजय जी, समस्या यही है। आप अमेरिका की बात करते हैं बीजेपी वाले, बाद में फिर इटली की बात करने लग जाते हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि इनको भारत की बात की जा रही है, बंगाल की बात की हो रही है, तो इटली और ईरान चले जाते हैं। आप वॉशिंगटन डीसी से पहले आप जो रुकी नहीं रहे। मैंने अमेरिका की बात की, मैंने तो मोदी जी के दोस्त की बात की। बुला ले चुनाव में बाइडेन भी तो उनके दोस्त हैं, बाइडेन भी उनके दोस्त बुलाते हैं ना, फिर चुनाव में साथी बुलाते हैं। मैं भी चुनाव कमला हैरिस भी उनके दोस्त बुलाए थे, आप भी उनके दोस्त हैं। जब मैं चुनाव लड़ा, मैंने भी दोस्त बुलाए, रिश्तेदार बुलाए, सब व्यक्ति बुलाते हैं, तो बुला ले दोस्तों को अपने। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो अपमान नहीं कर रहा ना, अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं तो। नहीं अजय जी, आप किसको बुलाएंगे? चलिए ठीक है, एक सेकंड अजय जी, आप किसको बुलाएंगे? हमें तो आवश्यकता नहीं। नहीं, इनके पास एक स्टार प्रचारक है, भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है राहुल गांधी जी। अगर वो जाएंगे तो हमें उसका फायदा होगा, क्योंकि जनता जो है उनको बहुत बड़ा एक स्टार प्रचारक मानती है और उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। सुमित जी, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपना कार्यक्रम माननीय आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी का बंगाल में लगाइएगा, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। देखो, हमने सलाह नहीं मांगी, हमारा काम है सलाह देना। आप खुद बोलते हो कि 70 साल पुरानी पार्टी, हमारा 136 साल का इतिहास है। सलाह तो हम देंगे, अध्यापक तो हम हैं, प्रोफेसर तो हम हैं, सलाह आप हमसे मांगिए। हम आपसे सलाह मांगने नहीं आएंगे, हमें पता है क्या करना है, क्योंकि आपकी पार्टी को 40 वर्ष हुए हैं, हमारे 136 वर्ष का इतिहास है। हमने सींचा है भारत को, सलाह देंगे हम आपको। चलिए ठीक है, सलाह दीजिए ना। ठीक है, आप दूसरी प्रतिदिन हर राज्य हाथे जा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, आपका कहां गया? छोटी सी यहाँ पर टिप्पणी सुमित जी, जिस तरह से यहाँ पर अजय जी का दावा है कि हम लेफ्ट के नेताओं के साथ मिलकर, लेफ्ट के साथ मिलकर हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ है, जबकि लेफ्ट भी पूरी मेहनत कर रही है वापस सत्ता पाने के लिए? छोटा सा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी लोकसभा ज्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ा सा आप देखें कि कांग्रेस और सीपीएम का जो वोट शेयर था वो भारतीय जनता पार्टी पे चला गया, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के 17 से 18 सीटें वहां पे आई थी। अभी अब चुनाव विधानसभा का है, ना कि लोकसभा का। और जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम लोग बहुत मजबूत हैं, तो इनका ना तो अभी तक कोई सीएम का चेहरा आया, ना इनका चेहरा आया, ना बीजेपी का कोई चेहरा है। इस बिहाफ पे लड़ेंगे, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। सीएम का चेहरा भी तो लाइए कि ममता बनर्जी के सामने आप एक सीएम का चेहरा भी तो देंगे। दोनों पार्टियां, वो अभी तक किसी ने दिया नहीं है। इनकी कौन सी तैयारी है सबको देख रहा है। एक वहां पे केवल एक नाम मात्र है पार्टी हमारी है, जो है टीएमसी बहुत मेहनत कर रही है और जनता के दिलों में है, वहां पे दीदी जनता के दिलों में है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बेबाकी से अपनी बात रखी और यहां पर सवाल यही है कि जिस तरह से बंगाल में जब जनता सवाल पूछेगी,
ममता दीदी से भी और बीजेपी से भी कि आपके पास हमारे लिए क्या है। इस सवाल का जवाब दोनों पार्टियों को तैयार रख कर ही किसी भी जनसभा में जाने की जरूरत है। फिलहाल इस पूरी बहस में सिर्फ इतना ही। आप सब लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।